हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा दिए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज तीसरा प्रॉपर्टीज जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स होता है कमी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। अब जो है इसको पढ़ने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर के टर्म में उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ लिखे हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ सेम सब्सटेंस आर इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब यह मीनिंग इसका क्या हुआ, कहता है देखिए एक ही सब्सटेंस का बहुत से अलग अलग फेज होता है। मीन्स हुआ फेज के मीनिंग हुआ अगर हम लिक्विड लेते हैं, ये लिक्विड लेते हैं तो इसका क्या होगा, वेपर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए एक ही सब्सटेंस है, एक नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये वेपर में है, तो एक बाउंड्री है जो दोनों को सेपरेट करता है। ये एक तरह का दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का दिखाई दे रहा है, तो हम इसको फेज बोलेंगे। वेपर और लिक्विड फेज इसको बोलते हैं। यहाँ जो है ये क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज। अगर कोई भी लिक्विड अगर लेते हैं उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर घटाते हैं, कम करते हैं, तो किस में चेंज कर जाएगा, आइस में चेंज करेगा, वो आइस में सॉलिड में चेंज करेगा। अतः बताइए ऊपर क्या होगा, बताइए लिक्विड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है दो तरीके के, एक ही सब्सटेंस है लेकिन एक बाउंड्री है जो सेपरेट कर रहा है लिक्विड और सॉलिड को। तो हम बोल सकते हैं वही लिक्विड है, उसका टेम्परेचर कम किए थे, आइस में बन गया। तो ये जो है दो तरह के दिखाई दे रहा है, एक तरह के ये दिखाई दे रहा है, एक तरह के ये दिखाई दे रहा है। ये लिक्विड है, ये सॉलिड, तो एक ही सब्सटेंस का है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है कि ये दो फेज में है, एक ये फेज है, एक ये फेज। अगर एक ही तरह का, ये तो एक तरह का नहीं दिखाई दे रहा है, ये दो तरह का दिखाई दे रहा है, तो एक बाउंड्री जो है दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो एक ये फेज हुआ, एक ये फेज हुआ। तो कोई भी लिक्विड अगर लेते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड फेज, तो आप फेज के बारे में समझ गए। और एक ही सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। कोई लिक्विड है, उसका सॉलिड हम बना देते, दो फेज हो गया, तो जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर, लिक्विड और सॉलिड का, एक ही सब्सटेंस का है, दो फेज हुआ, दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानकारी लिया जाए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है, कोई भी अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका अपना वेपर प्रेशर होता है, उसमें सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो हमको दिखा देना है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, सॉल्वेंट से कम होता है। कैसे कम होता है, इसी को एक्सप्लेन यहाँ करना है। अगर कोई सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट ले लिया तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, इसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर PO, ये मान लेते हैं कितना है, 10 सपोज मान लिया। और इसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल देते हैं तो ये बना सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा। तो इसका वेपर प्रेशर PS ये हम मान लेते हैं कमी होगा, तो कितना ले लिए, 8 ले लेते हैं।
जब भी जो है अगर प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। अब देखिए इसको अगर हम टेम्परेचर को, इसका वेपर, इसका टेम्परेचर अगर घटाएंगे, कम करेंगे, तो ये किस में चेंज करेगा, सॉलिड में चेंज करेगा। ये भी सॉलिड में चेंज करेगा। इसका भी टेम्परेचर घटाते हैं तो दोनों किस में चेंज करेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये भी फ्रीज होगा, सॉलिड में चेंज करेगा, ये भी क्या होगा, सॉलिड में चेंज करेगा। तो जो कर्व इसका मिलेगा, इसका जो सॉलिड जो कर्व मिलेगा वो जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। माने टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉलिड कर्व का बढ़ता है। दोनों का सेम होगा, दोनों का सॉल्वेंट तो दोनों में एक ही है, तो दोनों का कर्व क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, लीनियर होगा, और वो जो है टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता है। जैसे इसका कर्व हम बना रहे हैं, अगर इसको हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो ये सॉलिड में ये चेंज करेगा। तो इसका कर्व हम बना रहे हैं, एक ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दे रहे हैं टेम्परेचर, ऐसे बढ़ते क्रम में ये वेपर प्रेशर हम दे रहे हैं, वेपर प्रेशर ये बढ़ते क्रम में दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए अगर दोनों का, अगर इसको जो है टेम्परेचर को हम बिलो करते हैं, कम करते हैं, तो ये सॉलिड में चेंज करता है। तो इसका कर्व जो है ऐसे आता है, ये कर्व है, ये सॉलिड कर्व है किसका, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। तो ये आपका है सॉलिड कर्व है, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों का एक ही आएगा, दोनों का ये सॉलिड कर्व हुआ। ये सॉलिड कर्व है। अब देखिए अगर हम प्योर सॉल्वेंट अगर हम कंसीडर करते हैं और सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का अधिक होगा, किससे, सॉल्यूशन से। तो मान कर चलते हैं कि जैसे ये पॉइंट हम मान रहे हैं, ये पॉइंट है, देखिए ये वेपर प्रेशर किसका है, वेपर प्रेशर देखिए मान के चलते हैं कि इसका कोई प्योर सॉल्वेंट है तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। वेपर अगर ऐसे हम ले रहे हैं, अगर करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर इतना हुआ, यही ना इसका वेपर प्रेशर है। यहाँ अगर सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इससे कम होगा। तो हम यहाँ का हम ले रहे हैं, ये जो है सॉल्यूशन का, यहाँ जो है ठीक लगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर जो है स्वाभाविक है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट से कम होगा। हमने देखा दिया जब सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का ये सॉल्वेंट है, अगर इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये किस अवस्था में आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटाएंगे प्योर सॉल्वेंट का, वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर में भी तो कमी आएगा ही, और ये सॉलिड के रूप में आएगा। अब देखिए इसका जो है टेम्परेचर के अनुसार, इसका जो है जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर में भी क्या होगा, कमी होगा। तो ये ग्राफ जो हम खींच रहे हैं, देखिए ऐसे हम ग्राफ आ रहे हैं, ये ग्राफ आया। तो इस पॉइंट पर अब देखिए ये जो है ये कर्व हमने खींचा, ये सॉल्वेंट का है,
सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन है यहाँ पर है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर इतना है, इससे कम है। इसको भी क्या करें, टेम्परेचर को घटाएंगे सॉल्यूशन का, अगर माने कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके भी वेपर प्रेशर में कमी होगा और सॉलिड के रूप में चेंज करेगा। तो इसका जो है हम घटा रहे हैं। ये आपका कर्व आया, ये सॉल्यूशन का है। ये कर्व सॉलिड कर्व है, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन का, ये दोनों का एक ही कर्व है, ये सॉलिड कर्व है। सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसका टेम्परेचर को घटाएंगे तो घटते घटते इसका भी क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा। तो इस पॉइंट पर देखिए, ये जो है ये सॉलिड कर्व है, ये लिक्विड, ये भी तो सॉल्वेंट लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बताइए इस पॉइंट पर, पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट पर दोनों का क्या है, सेम है। हम यहाँ देखिए, यहाँ से डॉटेड लाइन हम देते हैं, डॉटेड लाइन दे दी। तो पॉइंट ए पर लिक्विड आज सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो कौन सा टेम्परेचर पर दोनों का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो गया, किस टेम्परेचर पर? तो ये जो हम दे रहे हैं यहाँ से इसे खींच रहे हैं, तो ये जो है हम मान लेते हैं T0 मान लेते हैं। मीन्स हुआ कि इस टेम्परेचर पर लिक्विड, ये लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर डिफिनीशन क्या कहता है, जिस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पर दोनों फेज का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ सॉल्वेंट। डिफिनीशन कहता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सॉल्वेंट लिक्विड है, इसी का ये सॉलिड कर्व है। तो पॉइंट ए पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ आते हैं, आइए, ये सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो ये इसका सॉलिड कर्व है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे हम करते हैं, इसको मिलान करते हैं, तो ये टेम्परेचर, ये आपका T मान लेते हैं, ये टेम्परेचर T है। ये पॉइंट को मान रहा है, पॉइंट को B मान रहा है। तो B पॉइंट पर देखिए, B पॉइंट पर ये सॉल्यूशन भी लिक्विड है, आइए उसी का सॉलिड कर्व है। तो पॉइंट B पर इस लिक्विड, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर B पॉइंट पर क्या है, सेम है। इसको जो है ऐसे हम मान लेते हैं। तो B पॉइंट पर इस लिक्विड और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यही तो कहता है कि जिस टेम्परेचर पर दोनों फेज का लिक्विड मीन्स सॉल्यूशन और ये सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ, दोनों का इस टेम्परेचर पर ये दोनों का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, कहेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, सॉल्यूशन का। क्योंकि ये जो है ये टच कर रहा है इस पॉइंट पर, सॉल्वेंट इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूशन का अगर कर्व जैसे 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 टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये कर्व ऐसा है कि यहाँ पर B पर क्या हो रहा है,
बी पर मिल रहा है, यहाँ बी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर दोनों का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस टेम्परेचर को कहेंगे ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इस पॉइंट पर दोनों का, इसका और इसका लिक्विड सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है, सेम हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का कर्व है। तो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक ले हुआ, ये आपका हुआ ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये किसका है, सॉल्यूशन। और यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, और ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो स्वाभाविक है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, ये टोटल में से इतना घटा देंगे तो यही नु घटा है, इतने ही क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो गया, घट गया। उसको जो है डेल्टा टी एफ से इंडिकेट करते हैं, इतना। तो यही हो गया डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे तो यही आएगा। द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए एट पॉइंट ए पर लिक्विड और सॉलिड कर्व का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है, इसलिए टी नॉट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हियर एट पॉइंट ए द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड and solid phase, liquid and solid phase of same substance। अब इसमें सब्सटेंस कौन सा है, सेम सब्सटेंस। अब इसमें सब्सटेंस क्या है, पॉइंट ए पर सब्सटेंस है, कौन सा है, सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट का सॉलिड कर्व है, और इस सॉल्वेंट का क्या है, लिक्विड फॉर्म है। of same substance solvent at point A, the vapor pressure of liquid and solid phase of same substance solvent are equal, hence T naught, ये T naught is the freezing point of solvent। यही ना डिफिनेशन कहता है कि दोनों का वेपर प्रेशर सब्सटेंस कौन सा है, सॉल्वेंट है, तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, दोनों का वेपर प्रेशर पॉइंट ए पर सेम हो गया, तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये सॉल्यूशन लिक्विड है, ये लिक्विड, ये सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड फेज, लिक्विड एंड
solid phase of same substance solution are equal. Hence T is the freezing point. T is the freezing point of solution. तो पॉइंट बी पर हम देखते हैं कि ये लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो इसलिए टी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट ए पर दोनों का वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का सेम हो गया, वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको जो है ये समझने के लिए हो गया, हमने पॉइंट लिख दिया। अब जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिफाइन हम कैसे करेंगे, डेल टी एफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब जितना घट गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, तो इतना घट गया, इतना ही ना घट गया। अगर उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाले हैं, सॉल्यूशन बनाया, तो उसके वेपर प्रेशर में इतनी ही कमी होगी। तो जो हम लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं डेल टी एफ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन in freezing point. The decrease in freezing point of solution is called depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing. जितना घट गया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जितना घट जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैं इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ freezing point of solvent and solution is called depression in freezing point del TF। तो del TF कितना हो जाएगा, इसलिए del TF क्या होगा, T नॉट माइनस T, एक फॉर्मूला मिला। ये टी नॉट क्या है, ये डेल टी एफ क्या है, ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका हुआ, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि अगर मान लें कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन उसमें अगर सॉल्यूट हम ऐड कर देते हैं तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो जितना डिक्रीज करता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, कमी आएगी। अब इसके बाद रॉल्स लॉ, हम रॉल्स लॉ हम बता रहे हैं।
RAOULTS, Raoult's law for depression in freezing point. Raoult's law for depression in freezing point. Raoult's law के अनुसार क्या होता है कि Raoult's law क्या कहते हैं, द depression in freezing point is directly proportional with molality. मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और डेल TF इज इक्वल टू KF I इंटू M। तो ये एक फार्मूला बना कि डेल TF बराबर क्या होगा, KF इंटू M। KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रिस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, या क्रिस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपका हुआ क्रिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको भी हम डिफाइन करेंगे आगे, ये क्या है। अब देखिए मोलालिटी जो बार बार पढ़ाया जा रहा है, 11th में भी जो है मूल कॉन्सेप्ट ने हमने बताया है, इसमें भी जो है मोलालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम दिए थे। तो मोलालिटी क्या कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला रहता है उसी को मोलालिटी बोलते हैं। अगर 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना हो गया, 2, यानी m बराबर 2। अगर 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल अगर सॉल्यूट घुला है अगर, तो मोलालिटी कितना हो गया, 1। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 kg में 1 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना होगा, 1। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 1 kg सॉल्वेंट में हाफ मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, हाफ। तो इसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन। मीन्स हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट में अगर x मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना होगा, x हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या होगा, 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये मोलालिटी का जो है इसमें फॉर्मूला आता है, नोट कर देते हैं। मोलालिटी m क्या है, मोलालिटी है। तो ये आता है W इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अब देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है, वेट बाई मोलिकुलर वेट इस सॉल्यूट का है। तो ये वेट सॉल्यूट का हो गया, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होता है, ग्राम में होता है। इसको अगर 1000 को अगर नीचे ला दे तो डिवाइड कर दे, इसको हटा दे, इसको नीचे ला दे, तो ये ग्राम है, 1000 से भाग दे देंगे तो केजी हो जाएगा। तो ये आपका हुआ कौन सा होगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ, 1000 को नीचे ला देते हैं तो ये केजी में हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका यूनिट हो जाएगा, मोलालिटी का यूनिट इसका हो जाएगा यानी मोल पर केजी। केजी से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मोल पर केजी जिसे डिवाइड कर देते हैं 1 यूनिट हो जाता है। ये मोल पर केजी हो गया। तो इस आधार पर ये हम केएफ का जो है हम यूनिट निकाल सकते हैं। केएफ का यूनिट सिमिलर होता है केबी के। तो यूनिट ऑफ केएफ, तो केएफ,
तो चूंकि होता है डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, तो के एफ बराबर क्या होगा डेल टी एफ बाई एम। तो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ के एफ। ये टेम्परेचर है, केल्विन में रखी है सेल्सियस में, अगर इसे केल्विन में है तो ये आपका केल्विन। ये होता है मोलालिटी क्या है मोल पर केजी, मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चल जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल। अगर इसको सेल्सियस में रखते हैं तो ये क्या होगा सेल्सियस अब बाई एम क्या है मोलालिटी है, सेल्सियस पर मोलालिटी। यहाँ इसको लिख सकते हैं केल्विन पर मोलालिटी। ये आपका यूनिट हुआ केएफ का, केल्विन केजी पर मोल या सेल्सियस पर मोलालिटी या केल्विन पर मोलालिटी। ये यूनिट होता है सिमिलर टू केबी, जो केबी का यूनिट होता है वही केएफ का यूनिट होगा। आइए हमको जो है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए दिया रहेगा, मोलालिटी निकालने के लिए कहेगा, केएफ वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब जो है निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कहेगा। तो हम जो है मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे, उसी में केएफ भी वैल्यू, केएफ का भी वैल्यू निकल सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, मोलालिटी भी, जो पूछेगा हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें रॉल्स लॉ के अनुसार होता है डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलालिटी। एक ये फार्मूला हो गया, डेल टी एफ के एफ अपनी जगह पर है, मोलालिटी का जो है हम जो है वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू मीन्स हुआ इसका फॉर्मूला रख देते हैं, तो W इंटू 1000 बाय ये मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक ये फार्मूला मिला, तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अगर यहाँ पर जो है केएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा। अगर वैल्यू दिया रहे तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, अगर सबका वैल्यू दिया रहे हम निकाल सकते हैं, जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। इसमें डेल टी एफ होता है, तीसरा फार्मूला आता है, तो ये होता है टी नॉट माइनस टी। ये फार्मूला आता है टी नॉट माइनस टी। तो ये हम लिख देते हैं, जो जो सिंबल इसमें दिया है सबको हम लिख लेते हैं। वेयर क्या है, डेल टी एफ क्या है, तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ है, इसको हम डिफाइन करते हैं आगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। एम हो गया यहाँ पर ये आपका मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये W है वेट ऑफ सॉल्यूट, M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो है बड़ा W लिखे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको ध्यान में रहेगा इन ग्राम। ये
के यहाँ पर केएफ जो होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये होता है ऑफ सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्यूशन का नहीं होता, ये सॉल्वेंट का होता है। कोई भी सॉल्वेंट होगा उसका जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, उसको केएफ से डिनोट करते हैं। तो केएफ का वैल्यू उस सॉल्वेंट का ही दिया रहता है। यहाँ जो है अब जो है इसमें सब तो लिख दिए हैं। अब यहाँ है टी नॉट। टी नॉट क्या है? ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सिंबल इसमें आया है सब के बारे में हमने लिख दिया है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन में जो वैल्यू कहेगा उसको लिख देना है, गिवन में जो निकालने के लिए कहेगा। अब देख शूट करेगा, ये फार्मूला लागू करें, ये फार्मूला लागू करें, ये फार्मूला लागू करें। इस पर जो है जितना पॉसिबल न्यूमेरिकल बनता है इसके अगले क्लास में हम देंगे। जितना पॉसिबल न्यूमेरिकल इस पर बनेगा है कि नहीं, वो सब हम सॉल्व करेंगे इसके अगले क्लास में। अब आइए केएफ जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका डिफिनीशन भी पूछ देता है। आखिर क्या है केएफ, क्या है? definition of KF। तो हम जो है KF का वैल्यू वाटर के आधार पर हम लेके चलते हैं, उसी से समझाते हैं, वो समझ जाइएगा। तो KF को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर। वाटर तो मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, इसलिए वाटर को लेकर चले हैं। अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर देखिए हम मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मोलर सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि 1 kg हम ले लेते हैं, 1 kg हमने ले लिया, H2O ले लिया वाटर में, 1 kg हम ले लिए। इसमें अगर 1 मोल सॉल्यूट डाल दें, कोई भी सॉल्यूट ले लेते हैं, 1 मोल सॉल्यूट ले लिए, तो ये तो बना सॉल्यूशन बनेगा। 1 मोल हम सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिए, तो ये जो बना है ये कौन सा सॉल्यूशन बना? मोलर सॉल्यूशन इसको कहेंगे, ये मोलर सॉल्यूशन है। अगर 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट घुला रहता है तो उसे मोलर सॉल्यूशन वो कहते हैं। अब मोलालिटी कितना होगा? यानी मोलालिटी हो जाएगा 1। ये फैक्ट है। अब देखिए वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O। ये तो मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें सॉल्यूट डाल दिए हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूट डाले हैं सॉल्यूशन बना है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 से कम होगा। इसका तो घटता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो नेगेटिव में आएगा -1.86 डिग्री C। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं डेल TF निकाल लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो होता है फॉर्मूला T0 - T, तो ये हो गया 0 माइनस 1.86 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1.86 डिग्री C। यही हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं रॉल्स के अनुसार होता है डेल TF इक्वल टू होता है KF × M। अगर यहाँ मोलर सॉल्यूशन लिए हैं, फॉर मोलर सॉल्यूशन दैट इज M का वैल्यू कितना है? 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल TF बराबर हो जाएगा KF। ये डेल TF का वैल्यू कितना है? 1.86, यानी
KF का वैल्यू कितना होगा, डेल TF। अगर सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन है। अगर मोलर सॉल्यूशन नहीं होता तो M का वैल्यू तो 1 नहीं होता। तो यहाँ मोलर सॉल्यूशन लिए हैं तभी ये हुआ है, बराबर हुआ है। तो क्या कहता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही बोलते हैं। अगर किस तरह का सॉल्यूशन होगा, किस तरह का, मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर मोलर सॉल्यूशन है तो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है। ये दोनों बराबर होगा, यानी मोलर सॉल्यूशन में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल TF हम लिख देते हैं, डेल TF ऑफ मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, M का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इज कॉल्ड KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। कब, जब सॉल्यूशन क्या हो, मोलर हो, यानी जिसका मोलालिटी कितना हो, 1 हो। तो दोनों बराबर होगा मोलर सॉल्यूशन के लिए। अब आइए हम लोग चेक करें कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि जो प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किस पर डिपेंड करे, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, तो उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको शो कर देते हैं कि ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेल TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू M। तो यानी हो गया डेल TF, KF कांस्टेंट है, ये होता मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी पर केजी। तो यहाँ देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या हुआ, एक केजी है, मोल पर केजी, एक केजी, ये भी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं इसलिए डेल TF प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज, इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। एक मोल में कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर n पार्टिकल्स होता है। 2 मोल में दुगुना 2n पार्टिकल्स होगा। तो जैसे जैसे मोल बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। तो इसका माने हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन number of molecules of solute, hence del TF depression in freezing point is a colligative property। विद्यार्थियों
इसके बाद जो है इस पर जो पॉसिबल न्यूमेरिकल बनता है हर वेराइटी का, है ना, हम पूरी न्यूमेरिकल इस पर हम देंगे इसके अगले क्लास में। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।